नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। प्रधानमंत्री ने कहा, तेजी से बदल रहा है भारत। एक नया भारत बनाने की हर जगह दिखाई दे रही प्रतिबद्धता। सरकार की योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को दिए नए पंख। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, साहसिक फैसले लेने वाली सरकार ने पेश की पारदर्शिता की नई मिसाल। पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर बढ़े हैं आगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर भाजपा मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। सरकार के कार्यों का लेखा जोखा प्रदर्शित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, ईरान, लीबिया समेत 12 देश के नागरिकों को आज से अमेरिका में एंट्री नहीं। 7 अन्य देशों के नागरिकों पर भी आंशिक रोक लागू। और पुर्तगाल ने दूसरी बार जीता यूएफा नेशंस लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में दी मात। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सेवा सुशासन के 11 वर्ष। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं हमारी खास कवरेज। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले साल 2024 में आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कुछ इस तरह से सामने रखा है। इसमें अभी तक की उन योजनाओं का लेखा जोखा है जिसकी वजह से अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को अनेक उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीतियां, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुए हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले कार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की सरकार को करप्शन से आकंठ डूबी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हम नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे आए हैं। 2014 से पीछे जाओ इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी।
घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 11 साल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ही सोच रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज़ में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी, जिसमें सरकार के 11 वर्षों के कार्यों को दिखाया गया है। तो सेवा सुशासन के 11 वर्ष और इसी को लेकर के भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। बीते 11 वर्ष गरीब कल्याण, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए अभूतपूर्व कदमों को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निरंतर प्रयासों और ठोस नीतियों से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किसान कल्याण की दिशा में भी मोदी सरकार के कदम बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कदम भी बीते 11 वर्षों की बड़ी उपलब्धियां हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान सरकार ने गरीबों की सेवा और वंचितों के सम्मान पर जोर दिया। पिछले 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। इसमें 55.22 करोड़ जनधन खातों का खोला जाना, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में शामिल होना, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पहुंचाना, 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बनना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों का बनाया जाना, 43.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करना और 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना से LPG कनेक्शन का मिलना शामिल है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। LED बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखा और समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही PM स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से उद्यमिता से सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिला।
पिछले 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान पीएम मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान करती है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि को लगातार जारी रखा। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में पहले की तुलना में 20 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। सरकार के प्रयासों से ही दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है। भारत का विकास देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन का 68% या 14.72 लाख करोड़ रुपए के 35.8 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर का मालिक बनाया गया। पीएम के निर्णायक फैसले से ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुरीति के दंश से छुटकारा मिला। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अब महिलाएं विकास में वास्तविक भागीदार हैं। आज ये महिला विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य गतिशील वातावरण में सफल होने के लिए सिविल सेवा को सशक्त बनाना, शासन की उभरती जरूरतों को संबोधित करना और सरकार नागरिक संपर्क को बढ़ाना है। सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करके मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। आइए देखते हैं इस मिशन के बारे में हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवाओं और मुख्य शासन संबंधी कार्यों की एक श्रृंखला के वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियों और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हुए एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार नागरिक सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सेवकों को सक्षम करके राज्य निष्पादन क्षमता में सुधार करना। अगर बात मिशन कर्मयोगी की करें तो इसमें सरकारी अधिकारियों को लगातार सीखना और आगे बढ़ना है। ये सरकारी अधिकारी विभागों और क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, सिलोस को तोड़ेंगे और संपूर्ण जानकारी के साथ स्वयं को सशक्त बनाएंगे। सिविल सेवाएं सभी सरकारी गतिविधियों के केंद्र में है। वे नीति निर्माण के एजेंट हैं। अगर बात मिशन कर्मयोगी की उपलब्धियों की करें तो इस मिशन के तहत IGOT कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल से देश भर में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़े। जनवरी 2023 में इस पोर्टल पर केवल 3 लाख उपयोगकर्ता थे। अब यह संख्या 30 गुना बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है। IGOT पर अब 16 भारतीय भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम मौजूद हैं। अब तक कुल 3.1 करोड़ से अधिक लर्निंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कुल 3.8 करोड़ घंटे से ज्यादा का अध्ययन समय दर्ज किया गया है। हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। IGOT कर्मयोगी अब क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक कोर्स उपलब्ध कराएगा।
कंटेंट की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, नए ज्ञान साझेदारों के साथ सहयोग करेगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों के जरिए उपयोगकर्ता अनुभव को और समृद्ध करेगा। खास बात यह है कि अब कैरिबियाई देशों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों ने भी IGOT कर्मयोगी फ्रेमवर्क को अपनाने में रुचि दिखाई है, जो डिजिटल शासन में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कुमार आलोक, DD न्यूज। IGOT कर्मयोगी अब क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक कोर्स उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी को उनके बलिदान दिवस पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आदिवासी भाई बहनों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका त्याग और समर्पण देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका में अपने परिवार से एक बार टेलीफोन पर बातचीत करने की इजाजत दी। जेल मैनुअल के मुताबिक तहव्वुर राणा को एक कॉल की इजाजत मिली है। कॉल के दौरान उसके साथ सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। तहव्वुर राणा को VC के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के पिछले निर्देश के मुताबिक जेल अथॉरिटी ने तहव्वुर राणा की सेहत को लेकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। तहव्वुर राणा ने बताया कि अमेरिका और भारत के टाइम जोन के अंतर 9 घंटे की वजह से उसे दिक्कत आ रही है। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से तहव्वुर राणा की सेहत को लेकर एक सेकंड ओपिनियन भी 10 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। बहुचर्चित सोनम रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की रहस्यमय मौत के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया, इस मामले में आगे की जांच जारी है। 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP, okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया। IED ब्लास्ट में कोंटा ASP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरपुंजे 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अफसर थे। आकाश रायपुर के रहने वाले थे। कोंटा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट की चपेट में आने से ASP आकाश राव गिरपुंजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ब्लास्ट में कोंटा थाना प्रभारी और SDPO भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल वो प्राथमिक रूप से खतरे से बाहर हैं। ये घटना कोंटा थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस टीम गश्त पर निकली थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSSC इरीना आज केरल के तिरुवनंतपुरम में
विंझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज को पोर्ट पर लगाने का काम शुरू हो गया है। इस जहाज को TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज माना जाता है। TEU का मतलब है एक 20 फुट के कंटेनर के बराबर की जगह। इससे जहाजों की माल ढोने की क्षमता का पता चलता है। MSSC इरीना में 23,346 TEU कंटेनर रखने की क्षमता है। इस जहाज की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये एक फीफा द्वारा तय फुटबॉल के मैदान से लगभग 4 गुना बड़ा है। MSC इरीना को एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनर ले जाने के लिए बनाया गया है। यह व्यापार मार्गों और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। MSC इरीना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसकी पहली यात्रा शुरू हुई थी। और आइए अब बात मौसम की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 3 से 4 दिन भी कोई राहत के आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों में चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी। राजस्थान के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीट वेव और तेज हीट वेव चलने की आशंका भी व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज और कल हीट वेव की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रकोप रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम गर्म रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मौसम गर्म रहेगा और ह्यूमिडिटी भी रहेगी, यानी कि उमस भी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को राज्य भर में तेज धूप खिलने से औसतन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल आया। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। मैदानी भागों में जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं पहाड़ी इलाकों में और शिमला और मनाली में भी गर्मी के कड़े तेवर रहे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम करवट लेगा और राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं केरल में कोच्चि तट के पास कोलंबो से न्हावा शेवा जा रहे एक कंटेनर जहाज MV वान हाई में डेक के नीचे विस्फोट के बाद आग लग गई। विस्फोट के समय से व्यापारी जहाज के 4 चालक दल के सदस्य लापता हैं और 5 चालक दल के सदस्य घायल हैं, जिनकी तलाश जारी है। व्यापारी जहाज पर कुल 22 चालक दल के सदस्य थे और उसमें कंटेनर युक्त माल था। तटरक्षक हेलीकॉप्टर ने नुकसान का आकलन किया है और जहाज को मरम्मत के लिए भेज दिया है। तटरक्षक जहाज राजदूत और अन्वेष सचेत को अग्निशमन और बचाव में सहायता के लिए भेजा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन आज से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था। यह प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिक आज से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक भी लागू हुई है। इन देशों में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीज़ा पर लागू हो गई है। नए प्रतिबंध के खत्म होने की कोई तारीख नहीं है। तय तारीख
अब तक नहीं है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की एक खास नीति को पुनर्जीवित करने और उसका विस्तार करने में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लोगों पर पड़ेगा। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में कल एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक मिशन एक्सिसोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे मिशन आकाशगंगा भी कहा जा रहा है। ये निजी अंतरिक्ष उड़ान 10 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन C-213 यान के जरिए प्रक्षेपित होगी। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद यान 11 जून की रात करीब 10 बजे ISS से जुड़ेगा। लखनऊ में जन्मे 39 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। उन्होंने अब तक 2000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव हासिल किया है और सुखोई 30 MK1, मिग 21, मिग 29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उन्होंने उड़ाया है और परीक्षण किया है। साल 2020 में उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। ये भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। अपनी इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला काफी उत्साहित हैं। I started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।